औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली वो हमारा है डाइवोर्स लॉज इन पाकिस्तान। कि डाइवोर्स जो है वो किसका हक है, किस तरह से दी जाती है, किस तरह से इसकी कंप्लीशन होती है, प्रोसीजर क्या है। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। मैं ये कोशिश करूंगी कि आज जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी अहम बातें हैं वो ऐड करूं और आसान तरीके से ऐड करूं ताकि वकला हजरात के साथ साथ जो आम आवाम है उसे भी आइडिया हो कि इसका प्रोसीजर किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइवोर्स जो है वो किस चीज़ के लिए होती है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन बी डन बाय वे ऑफ तलाक और खुला। A Muslim marriage is a contract and can be dissolved like any other contract. It is automatically dissolved on the death of one of the spouses. Other than this, both wife and husband have legal and religious rights to dissolve a marriage. A husband has the unilateral right of talaq, which can never be taken away but can be restricted through the nikah nama. A wife can dissolve her marriage unilaterally only if the right of divorce has been unconditionally delegated to her by the husband in the निकाहनामा। तो सबसे पहले चीज ये आती है कि जो तलाक है वो एक जरिया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, यानी कि तनसीह निकाह का, जिसे हम कह सकते हैं नॉट एनी मोर, कि अब हमने इकट्ठे नहीं रहना। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जो तरीकेकार सामने आते हैं उसमें डाइवोर्स, जो कि यूनिलेटरल राइट ऑफ मैन है, हस्बैंड है। दूसरा हमारे पास जो राइट आता है वो राइट है खुला का, जो कि थ्रू कोर्ट जो है वो औरत हासिल करती है जब जो हस्बैंड है वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता। और तीसरा जो है वो है हमारा जुडिशियल ऑर्डर ऑफ डाइवोर्स, जिसे हम कहते हैं कि जो औरत है उसने जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू जो है वो डाइवोर्स हासिल की है। अब चीज ये आती है कि नुक्ता या सवाल ये है कि जो तलाक है वो किसका हक है, किसका इख्तियार है। तो इसमें तो कोई मुबहिम चीज नहीं है कि जो डाइवोर्स देने का इख्तियार है वो यूनिलेटरली यानी कि यकतरफा तौर पर हस्बैंड के पास होता है, यानी कि आदमी के पास होता है। ये वुमेन का राइट नहीं है। लेकिन इन केस कि अगर मर्द इस चीज के लिए राजी ना हो कि वो तलाक दे औरत को, तो फिर औरत को दरवाजा खटखटाना पड़ता है अदालत का। तो इसे हम ये चीज कहते हैं कि ये राइट इस तरह से यूज किया जाता है मर्द की तरफ से। और अगर औरत डिवोर्स हासिल करना चाहे तो फिर उसकी तरफ से जो है वो खुला का चीज सामने आती है। और दूसरी सूरत होती है जुडिशियल ऑर्डर। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है तलाके तफवीज का। कि तलाके तफवीज क्या होती है। तफवीज का मतलब होता है डेलीगेटेड, यानी कि जब निकाह होता है, निकाह नामा के कालम, जो कि कालम नंबर 18 होता है, उसके अंदर ये तलाक़े तफवीज का एक इख्तियार होता है जिसके अंदर मर्द चाहे तो वो इख्तियार औरत को दे सकता है या चाहे तो ना दे सके, या औरत पे है कि वो इख्तियार लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती। तो ये आपस का मामला तय है। तो उस टाइम पे अगर निकाह नामा में मर्द तलाक़े तफवीज का इख्तियार दे देता है तो फिर औरत जो है वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तलाक हासिल कर सकती है। इस चीज के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। इसी वजह से मर्द को बड़े सोच समझ के इसके ऊपर हाँ या ना लिखना पड़ता है। नॉर्मली इसे आम प्रैक्टिस ये है कि अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता कि मर्द जो है ये इख्तियार औरत को तफवीज कर दे। उसकी कई रीजंस हो सकती हैं और वजह यह है कि औरत को बाज दफा जज्बाती तस्वुर किया जाता है और किसी चीज के ना होने की सूरत में वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहे और बाद में उसके रिजल्ट्स उसको बुरे भुगतने पड़े, मर्द और औरत दोनों के ही। तो इस लिहाज से थोड़ा ये इशू बन जाता है कि इस चीज को बड़ा सोच समझ के जो है मर्द को सोचना समझना पड़ता है कि आया कि वो ये इख्तियार औरत को तफवीज करे या ना करे। तो अगर तो तफवीज कर दिया है
तो फिर उसमें ये आता है, अ वाइफ कैन डिसॉल्व हर मैरिज यूनिलेटरली ओनली इफ द राइट ऑफ डाइवोर्स हैज बीन अनकंडीशनली डेलीगेटेड। यानी कि विदाउट अनकंडीशन है, अनकंडीशनली डेलीगेट कर दिया गया मर्द की तरफ से औरत को, तो फिर उसमें ये आता है कि वो फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस राइट को, और उसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो गया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हासिल करने के, यानी कि तनसीखे निकाह के कितने जो है वो पैरामीटर्स हो सकते हैं, कितने तरीकेकार हो सकते हैं जिससे निकाह जो है वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज का वो खत्म हो जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ dissolution of marriage which the wife can use are khula and judicial divorce, including option of puberty. The both have to be sought through the family court. अब खुला का तो आपको पता चल गया। दूसरी चीज आती है हमारा जुडिशियल डाइवोर्स। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट पुबर्टी का। वो ये चीज आती है कि जब एक बच्ची की शादी, यानी कि जो निकाह है वो उसके गार्डियन ने पढ़ाया है और उस एज में पढ़ाया है जब वो लेस देन 18 थी, यानी कि वो 18 साल से कम उम्र की थी, इन द एज ऑफ पुबर्टी में थी। 16 से कम भी बाज दफा इसको कंसिडर किया जाता है। तो इस सूरत हाल में जब बच्ची जो है वो ये तसव्वुर करे कि वो जो है इस चीज पे एग्री नहीं है, या ये जो निकाह हुआ था ये उस टाइम पे हुआ था जब उसने बलूगत इख्तियार नहीं की थी, तो इसके गार्डियन ने पढ़ाया था, तो वो इस सूरत में भी इसको जो है वो खत्म करवा सकती है। इन केस के तमाम जो सिर्कमस्टांसेस हैं वो ये चीज शो करें कि भाई उसकी जो बलूगत है उससे पहले उसका निकाह किया गया था और वली ने किया और बच्चे को शऊर नहीं था इस चीज का। अगर पार्टीज के दरमियान थ्रू एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट खैर अगर बच्ची छोटी है तो वो बच्ची का तो कोई जो है राय नहीं ले ली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट इस लिहाज से गलत तस्वुर होता है क्योंकि निकाह जो है वो एक रजामंदी है फ्रॉम बोथ साइड्स, मर्द और औरत की। तो अगर बच्ची इस एज में है कि वो ये चीज को बता ही नहीं सकती कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है, तो उसका निकाह का फैसला किस तरीके से किया जा सकता है। और फिर जब वो कंसीडर करे कि ये चीज तो गलत हुई और मेरे गार्डियन ने इतना अच्छा फैसला मेरे हक में नहीं किया, तो फिर वो जुडिशियल डाइवोर्स का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। अब नेक्स्ट हमारा है, गौर से सुनिएगा। नो मैटर वेदर द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व थ्रू तलाक, खुला और जुडिशियल डाइवोर्स, इट इज वाइटल दैट लीगल प्रोसीजर्स बी प्रॉपरली फॉलोड। यानी कि आपकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए कोई तरीकेकार इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो डाइवोर्स का था, चाहे वो खुला का था, चाहे वो जुडिशियल डाइवोर्स का था, आपने ये देखना है कि उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका लीगल प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ है, उसको बेहतर तरीके से फॉलो किया गया है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को मद्देनजर रखा गया है। Failure to do so can raise doubts about the effectiveness of the divorce and lead to serious legal problems। और अगर आपका प्रोसीजर सही तरीके से अडॉप्ट नहीं हुआ तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि फिर वो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स को टच करेगा, यानी कि हो सकता है आपकी जो डाइवोर्स है वो इफेक्टिवनेस ना रखे। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, सच एज केस ऑफ बाइगैमी and zina against a woman who later remarries, or difficulties in setting issues relating to the divorce, such as past maintenance or claiming deferred haq meher. The paternity of children can also be disputed। अब क्या सूरत हाल आपको किस चीज का सामना करना पड़ सकता है इस सिलसिले में, कि अगर आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स नहीं है, उस प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस नहीं है, तो बाज दफा ये होता है कि जब प्रोसीजर ही सही तरीके से अडॉप्ट ना किया जाए या उसकी बेसिक्स रह जाएं और अपनी तरफ से पार्टी समझे कि तलाक हो गई है, औरत ने उस तलाक को कंसीडर करने के बाद दूसरा निकाह कर लिया, जिसे कहा जाता है कि एक लीगल तरीकेकार, और इस्लाम ने इसकी इजाजत भी दी है, लेकिन पहली तलाक इफेक्टिव नहीं हुई, तो वो चला जाएगा बाइगैमी में। बाईगैमी का मतलब ये है कि पहले मर्द के निकाह से नहीं छूटी अभी, यानी कि पहले मर्द के निकाह में भी और दूसरी शादी कर ली, जिसकी इजाजत इस्लाम हरगिज नहीं देता, हमारा कोई भी कानून इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है फिर
औरत के ऊपर जो चार्ज लग जाता है वो जना का लग जाता है। उसका जो हस्बैंड होता है, एक लिहाज से जो वो कंसिडर कर रही होती है कि उसका एक्स हस्बैंड है, वो उसके खिलाफ केस फाइल कर देता है जना का, कि अभी तक ये मेरे नकाम में थी, तो डिवोर्स इफेक्टिव नहीं हुई तो इसने दूसरी शादी कर लिया, इस लिहाज से वो जना। और इन दोनों ही चीजों की सजा यानी कि बाइगेमी, जिसे हम कहते हैं कि पहले मर्द के नकाम में होने के बावजूद दूसरे मर्द के साथ रवाबित कायम कर लेना, और दूसरी सूरत हाल जो है वो जना की, दोनों की सजाएं सख्त हैं इस्लाम में, और कानून भी उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर इस प्रोसीजर को इफेक्टिवनेस नहीं मिलती, जो हमारा लीगल प्रोसीजर है, तो उसकी क्या जो है वो हमें चीजें भुगतना पड़ सकती हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सिर्फ कि आप अपने माइंड में ये सोच रहे होंगे कि इफेक्टिवनेस कंप्लीट हो चुकी है, इफेक्टिवनेस है अब इस फैसला में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मेन चीज जो है वो मिसिंग है। अगली चीज क्या आती है, इन एडिशन टू एनी कोर्ट डिक्री द वुमेन मस्ट टेक श्योर शी कलेक्ट्स हर तलाकनामा सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनियन काउंसिल एंड कीप इट समवेयर सेव। अब उसके साथ उन्होंने सजेशन दी है और वुमेन को ये चीज बताई है कि जैसे ही उसका कोर्ट डिक्री जो है उसे मिलती है, उसके साथ तलाकनामा सर्टिफिकेट को ऐसी जगह पे रखे जहां पर वो सेफ है। कहने का मकसद ये है, सिर्फ डिग्री मौजूद हो, फिर उसके बाद तलाकनामा का सर्टिफिकेट पास ना हो और वो कहे जी मुझे डिग्री मिल गई और उसी के ऊपर नेक्स्ट कर ले, नहीं। बेसिकली डिग्री मिलने के बाद यूनियन काउंसिल को अप्रोच किया जाता है और यूनियन काउंसिल ने निकाहनामा सर्टिफिकेट जारी करना होता है। और क्योंकि उस डिग्री के बाद से जो है वो उसका इद्दत पीरियड जो कि 90 डेज है वो शुरू होता है, और 90 डेज के कंप्लीशन के बाद जो है वो सारी सिचुएशन होती है। तो सिर्फ डिग्री ले लेने पे दूसरी शादी नहीं की जा सकती, यानी कि औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री है और यूनियन काउंसिल को अप्रोच नहीं किया गया। तो ये जो है ये आप ये समझ लें कि ये एक जो हमारा लीगल प्रोसीजर है उसका एक हाफ हिस्सा है, और हाफ हिस्से पे जो है वो नेक्स्ट कदम नहीं उठाया जा सकता। तो इसलिए इसका नुकसान होगा अगर कोई इस तरह से जस्ट सिर्फ जुडिशियल डिग्री के ऊपर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करता है। अब हमारा जो तलाक का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि तलाक है क्या, और जो हमारा फैमिली ऑर्डिनेंस है उसका कौन सा सेक्शन इसको डील करता है, तो ये मैं इसके अंदर आपको इस सिलसिला में गाइड करूंगी। डाइवोर्स इसे कहते हैं तलाक। एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, द हस्बैंड प्रोनाउंसेस तलाक oral or by way of deed of divorce and sends a written notice by registered post to the union council mentioning address of his ex-wife, यानी कि एज पर मुस्लिम लॉ, और अगर हम अपना कानून देखें तो वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 बनता है। उसके तहत क्या होता है कि हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस करनी है, या तो ओरल हो सकती है या बाय वे ऑफ डीड ऑफ डाइवोर्स होती है, यानी कि जो स्टाम्प पेपर पे लिख दी जाती है उसे डीड ऑफ डाइवोर्स कहते हैं इन लीगल लैंग्वेज। एंड सेंड्स रिटर्न नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और उसने ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ये रिटर्न नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल को फराहम करना है, मेंशनिंग एड्रेसेस ऑफ हिज एक्स वाइफ। कायदा तौर पर उसने उस रजिस्टर्ड पोस्ट जो उसने यूनियन काउंसिल को देनी है उसके अंदर उसने उस औरत का जो उसकी एक्स वाइफ है उसका टोटल एड्रेस जो है वो ऐड करना है, प्रॉपर एड्रेस। हियर आफ्टर द कंसर्न यूनियन काउंसिल सेंड्स अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू वाइफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। नेक्स्ट जो ये कॉपी मौसूल हुई है यूनियन काउंसिल को, यूनियन काउंसिल ने इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू क्या करना है, उस एक्स वाइफ तक पहुंचानी है, उसके घर तक। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन काउंसिल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। और जब नोटिस रिसीव हो जाता है, यानी कि किसको रिसीव हो जाता है, यूनियन काउंसिल को, उस दिन से नेक्स्ट 30 डेज गिनने, ये हमारे प्रोसीजर में है कि हमारी जो यूनियन काउंसिल है उसने कोशिश करनी है आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन मीन सुलह सफाई, यानी कि फिर कोशिश करेगी कि जो कोई भी मामला हो सकता है जज्बाती फैसला, तो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए एक बार। तो खैर वो अपना इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। जब उनको नोटिस मिला
Once the iddat period, 90 days from the date of the Union Council receives the talaq notice, is over, the Union Council will issue a certificate of talaq being effective to the husband and wife. अब जब यूनियन काउंसिल को नोटिस मिला, उसके बाद जब इसकी रिसीट हो गई, मतलब औरत को भी डिलीवर कर दिया गया थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, उससे भी एक्नॉलेजमेंट हो गया कि भाई इसको तलाक आ गई है, तो उसके बाद 90 डेज का पीरियड जो है वो देखा जाता है। 90 डेज इद्दत पीरियड। ये इद्दत दो तरह की होती है, एक इद्दत होती है हस्बैंड की डेथ के बाद की, एक होती है तलाक के बाद की। तो 90 डेज, 90 डेज में कुछ इफेक्टिव स्टेप सामने नहीं आए, आर्बिट्रेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, फीमेल ने जो है वो कोई नहीं किया, मेल की तरफ से किसी किस्म का कोई रुजू नहीं हुआ, या उसने किसी किस्म की सुलह करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल साइलेंट है और मूव ऑन होने दिया जा रहा है, तो जब 90 डेज गुजर जाएंगे तो क्या होगा, द यूनियन काउंसिल विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ तलाक। यूनियन काउंसिल जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ तलाक इशू कर देगी, जो कि इफेक्टिव होगा दोनों के लिए। यानी कि हस्बैंड की तरफ से तलाक हो जाएगी और औरत की तरफ से उसकी मंजूरी हो जाएगी विद इन 90 डेज, कि जी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है दोनों की तरफ से, यानी कि वो जो मामला था वो खत्म हो गया। अब एक और इसके अंदर सिचुएशन आती है, नॉर्मली अब हमारे कहा जाता है कि ओरल तलाक जो है, यानी कि जुबानी, वो इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी इसकी निस्बत जो है वो इन रिटर्न शेप जो है दी जाती है, वो ज्यादा इफेक्टिव कहलाती है। क्योंकि आप जब आपका जब निकाह होता है तो वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होता है। कॉन्सेप्ट इसका ये है, जो मुझे इस चीज की ज्यादा समझ लगती है या मैं इसको कंसिडर करती हूँ, निकाह रजिस्टर करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? उस वक्त आप यूनियन काउंसिल के पास क्यों जाते हैं और फिर उसके बाकायदा तौर पर रजिस्टर करवाते हैं? और निकाह नामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जी एक फैमिली का मामला है तो इन लोगों के दरमियान रहा है, रजिस्टर करने की जरूरत महसूस की हुई। तो जब आपने रजिस्टर किया और पब्लिकली उसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सूरत मिली और पूरी पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट हुई कि दो लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो क्या जब ये खत्म होगा तो क्या इसकी पब्लिकेशन होना जरूरी नहीं है? इसका रजिस्टर होना जरूरी नहीं है? इसके एक्नॉलेजमेंट अवाम को होना जरूरी नहीं है कि भाई ये अब जो है खत्म हो गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो मैरिज हुई थी, वो अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है। तो सेम इसी तरह इसकी भी जरूरत ऐसे ही महसूस होती है कि आपने इसको भी बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाना है। तो बेहतर यही है, तलाक अगर आप दे रहे हैं तो इन रिटर्न शेप दें और यूनियन काउंसिल जो है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अप्रोच करें, ताकि जो है वो इसका बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड रहे। तो अब मर्द की तरफ से यूनियन काउंसिल के पास पहुंच गई, एक और चीज इसके अंदर रखी जाती है और वो ये है, प्लीज नोट दैट तलाक इज नॉट इफेक्टिव अंटिल द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड एंड फेलियर टू अबाइड बाय लॉ विल कॉज अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 year एंड अ फाइन ऑफ अप टू 5,000 रुपीज। द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड नोटिस ऑफ तलाक, कि आपकी जो तलाक है उसके बारे में जब तक इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं होता उसके अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है, या खत्म करने की कोशिश से मुराद ये है कि उसके अंदर ही प्रोनाउंसमेंट करवाने की कोशिश करना यूनियन काउंसिल से, यानी कि अपने लिहाज से कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करना जो लीगली तौर पर सपोर्टेड नहीं है, इलीगल है, या फिर अब वो लॉज अबाइड बाय नहीं करते, जो कि अब चीज चल रही है डिवोर्स के सिलसिला में। तो ये चीज होगी कि इन चीजों को फॉलो करने की ना करने की वजह से आपको जो सजा मिल सकती है वो 1 साल से ऊपर आपकी कैद हो सकती है और 5,000 से ऊपर जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो ये है वो रजिस्टर्ड नोटिस ऑफ तलाक की अहमियत, कि अगर तलाक नोटिस रजिस्टर्ड ना हो तो ये सूरत हाल हो सकती है। मर्द की तरफ से अप्रोच किया गया यूनियन काउंसिल को थ्रू रिटर्न जो है वो नोटिस। अब ये जो नोटिस है ये जब तक औरत के पास नहीं पहुंच जाता, औरत के एक्नॉलेजमेंट तक नहीं पहुंच जाता, औरत को इसके प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, तब तक ये इफेक्टिव कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के मर्द ने जो है वो यूनियन काउंसिल दे दिया, आगे रजिस्टर्ड पोस्ट या उसके थ्रू कोई मेथड के थ्रू औरत तक ये बात नहीं पहुंची, तो ये इफेक्टिवनेस नहीं होगी इस डिवोर्स की। क्यों?
क्योंकि एक्नोलेजमेंट ऑफ वुमेन इज आल्सो एसेंशियल एलिमेंट। ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, जिसको आप तलाक दे रहे हैं उसको भी तो पता होना कि भाई मुझे तलाक आई है। तो जब वो चीज है ही नहीं, उसे एक्नोलेजमेंट नहीं है इस चीज की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव होगी। वन साइडेड नो डाउट यूनिलेटरल राइट ऑफ मैन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेकंड का एक्नोलेजमेंट ही ना हो। तो ये चीज इसमें देखी जाएगी कि लीगल जो हमारा प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस जो है, और उसके पूरे लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एक चीज ये भी आती है, a verbal talaq is not recognized by law, and the husband's failure to send written notice to the union council makes the talaq ineffective. Even if the union council issues a certificate of talaq, if notice was not properly served on the wife, the talaq can be challenged. मेरे वाली बात दोबारा, के अगर आप वुमेन को एक्नॉलेजमेंट सही तरीके से नहीं दे पाते और उस तक बात नहीं पहुंचती, तो फिर जो चैलेंज हो जाएगी तलाक, कि भाई मुझ तक तो पहुंची नहीं सही तरीके से, तो ये क्या मामला है। अच्छा जी, इसमें क्या चीज आती है कि तलाक की इफेक्टिवनेस को बार बार जो है वो बहुत अहमियत दी गई है। वो सिंपली मैं आप लोगों को इसलिए से गाइड कर दूं कि तलाक नामा जो है उसका जो सर्टिफिकेट, हम जिसे हम कहते हैं डाइवोर्स सर्टिफिकेट, उसका होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिवनेस उसकी ये है कि अगर आपके पास वो ना हो और औरत दूसरी शादी करना चाह रही है, तो बाज दफा ऐसी एम्बिग्विटीज पैदा हो जाती हैं कि उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। अगली जो उसका नकाह है उसे कंसिडर किया जाता है बाइगैमी, और साथ जना का चार्ज उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है बाइगैमी की औरत के लिए भी। औरत के लिए, और इसके साथ जो उसको पनिशमेंट मिलती है, आपको पता है जना की डेथ तक जाती है। तो एक हो सकता है कि पार्टी जो है वो उसको उस तरह से उसकी इफेक्टिवनेस इतनी कंसीडर नहीं कर पा रही है, अपनी तरफ से उसके माइंड में है कि भाई डाइवोर्स हो गई है। इसीलिए लीगल कंसल्टेशन मैटर करती है कि एक आम शख्स जो कानून की पेचीदगियां होती हैं या जो फलात अंदर छोड़े जा सकते हैं, उसको एक लॉयर या एक कानून जानने वाला शख्स ही आपको बता सकता है कि इस तरह से करें, इस तरह से ना करें। कौन सी चीज हो सकता है आप उसे नॉर्मली समझ रहे हो कि नॉर्मल है, कोई इशू नहीं, लेकिन बाद में उस चीज का ना होना आपको कितने बड़ी मुसीबत में फंसा दे। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है, एक और चीज के जो नोटिस है, हमारा तलाक का जो नोटिस है, तो क्या जरूरी है कि औरत ही रिसीव करे, और कौन से और शख्स या खास जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक मेन पॉइंट है प्रोसीजर के लिहाज से भी, तो वो जरूर सुने। नोटिस ऑफ तलाक कैन बी सर्व्ड ऑन अ वाइफ विद द यूनियन काउंसिल परमिशन थ्रू हर फादर मदर एडल्ट ब्रदर और सिस्टर, बट नो अदर रिलेटिव। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि औरत ही रिसीव करे, इनकी उसी को एक्नोलेजमेंट हो। लेकिन अगर वो नहीं है तो विद द परमिशन उसके जो घर के अफराद हैं, जिस तरह उसके फादर हो गए, उसकी मदर हो गई, उसकी सिस्टर होगी, ब्रदर, तो अडल्ट होने चाहिए ना सिस्टर ब्रदर, तो वो लोग भी रिसीव कर सकते हैं। एक्नोलेजमेंट तो फैमिली तक पहुंच जाएगा। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर वियर अबाउट्स are not known and notice can not be served on her through her immediate family, the husband can still serve notice through a newspaper approved by the union council। अब ये है कि तलाक देना चाहता है, औरत का पता नहीं है किधर है कहाँ है अब, और उसके जो रिश्तेदार वगैरह उस तक भी एसेस उसकी नहीं है, तो इस शेप में आया कि वो तलाक नहीं दे सकता। तलाक वो दे सकता है, वो यूनियन काउंसिल को नोटिस देने के बाद पब्लिकेशन होगी न्यूज़पेपर में तलाक की। ये तरीकाकार है। इन केस के अगर औरत का कुछ पता नहीं चलता, कोई एक्नोलेजमेंट वहां तक नहीं जा सकती, उसके रिश्तेदारों के साथ किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ये सूरत हाल जो है इसमें शामिल होगी कि वो ये चीज करेगा कि न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिकेशन करवाई जाएगी, ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर जो उस एरिया में जो है बहुत फेमस है। तो एक लिहाज से ये तलाक प्रोनाउंस तस्वर की जाएगी। अब ये प्रोनाउंस्ड है क्योंकि उसने अपने हद तक पूरी कोशिश की औरत तक एहसास हासिल करने की, यानी उसके घर तक, उसके रिश्तेदारों तक, किसी कोई उसे अता पता किसी तौर पे नहीं मिला। उसने भी ड्यू केयर एंड डेलिजेंस इस मामले को डील करने की कोशिश की, नहीं कुछ हासिल हो सका। फिर न्यूज़पेपर का तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो कहते हैं एक और चीज भी आती है कि अक्सर रिश्तेदार या यूं करते हैं कि जी
हम वो रजिस्टर्ड पोस्ट पोस्ट जो है वो रिसीव नहीं करेंगे, तो रिफ्यूज कर देंगे इस चीज को, या फिर इस तरह से शो किया जाएगा जी पार्टी जो थी वो उस जगह पे नहीं है, तो कहते हैं उसका नुकसान फिर ये होता है कि एक तो अगर आपको मिल जाए तो एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन अगर आप इस तरह का इख्तियार करते हैं रवैया या कुछ भी, तो वो न्यूज़पेपर में अनाउंस करवा देगा, और फिर जब न्यूज़पेपर में वो अनाउंस करवा दिया जाएगा तो वो फिर कम से कम उसको यही तसव्वुर किया जाएगा कि जो तलाक है वो इफेक्टिव हो चुकी है, जो कि दूसरी सूरत में औरत को पता ही नहीं होगा कि उसकी तलाक हो चुकी है अगर न्यूज़पेपर से वो इतनी इन टच ना रहती हुई। तो ये चीज इसके अंदर जो आ जाती है कि अगर आप नोटिस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो उसकी ये सूरत हाल जो है आपको भुगतनी पड़ सकती है। अच्छा, अब तलाक तफवीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जरा स्पेसिफिकली डील कर लें कि ये क्या चीज़ होती है। तलाक तफवीज को हम मुबारक या म्यूचुअल डाइवोर्स भी कहते हैं। जिस तरह से इन बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स देयर इज नो नीड टू अप्रोच द कोर्ट, मीनिंग दैट the marriage can be dissolved rapidly, cheaply, and with few procedural problems. In this case, both husband and wife may sign a mutual divorce deed and send a written notice under Section 8 of Muslim Family Law Ordinance to the concerned Union Council. The Union Council will adopt the same procedure as of the ordinary notice of the talaq. अब म्यूचुअल डाइवोर्स ये है, मर्द और औरत दोनों में एग्रीमेंट हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ में, वो कहते हैं ओके, तलाक देने वाला एग्री है, तलाक लेने वाली भी एग्री है, ये चीज उन्होंने तैयार कर ली और उन्होंने इसको भिजवा देना है यूनियन काउंसिल, यानी कि उनके इलाके जो कंसर्न यूनियन काउंसिल है उसके पास। अब इसके ऊपर जो अप्लाई होता है वो हमारा सेक्शन 8 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस होता है, सेक्शन 8। और इस लिहाज से क्या है कि यूनियन काउंसिल के पास चले जाएगा और यूनियन काउंसिल जो है वो इसका तरीकाकार इस्तेमाल कर लेगा जिस तरह आम तलाक में करता है। अच्छा जी, on the other hand, if the wife is delegated the right of divorce in her nikahnaमा जो क्लास 18 बनता है, then she is entitled under the law to adopt the same procedure of talaq for a husband as mentioned here in above। तो तलाक तफवीज क्या है, तो वो भी सेम यही है कि जब मर्द ने इख्तियार दिया था तो उसके बाद वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेगी, और मदर जो सॉरी है उसका हस्बैंड, वो इसे डिस्कनेक्ट नहीं अब कर सकता। अच्छा जी, खुला का हमें पता है कि खुला क्या चीज होती है, कि अगर आपने तलाक तफवीज का हक नहीं दिया, और यानी कि डेलीगेटेड राइट उसके पास नहीं था, तो वो खुला का तरीकाकार इख्तियार करेगी, यानी कि कोर्ट थ्रू कोर्ट जो है वो जाएगी। और जो खुला का कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड खुला है उसका जो मीनिंग है वो ये है, अनटाई द नॉट, यानी कि जो गिरा लगाई है उसको अब खोल दिया जाए। अच्छा जी, तो ये है कि ये सारी चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर, कि खुला जो है वो थ्रू कोर्ट होती है, जो तलाक है वो हस्बैंड राइट भी है, उसके पार भी है। अब जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, वो इन मामला को कैसे डील करता है। वो जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ना, बेसिकली वो कुछ ग्राउंड्स देता है ये एक्ट हमारा, और इस एक्ट के थ्रू अब दरवाजा जो है वो अदालत का खटखटाएंगे, उसके कोई रीजंस हैं कि जो वो बयान कर रहा है, और उस लिहाज से आप अदालत के पास जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा जो हमारा टूल है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो लॉ यूज होता है, वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 है। जुडिशियल खुला में आल्सो बी ग्रांटेड विदाउट द हस्बैंड्स कंसेंट if the wife is willing to forego her financial rights। ग्राउंड फॉर जुडिशियल डाइवोर्स, ये हमारी जुडिशियल डाइवोर्स का जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि 3 तरीके होते हैं, तो ये जो तीसरा तरीका है जुडिशियल डाइवोर्स का, वो हमारा, अगर हमसे पूछा जाए या नॉलेज के लिहाज से भी ये कौन सा एक्ट जुडिशियल डाइवोर्स को सपोर्ट करता है, तो वो हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। अब इसमें कुछ रीजंस हैं कैसे, अगर मर्द 4 साल तक कोई उसका अता पता नहीं है, किधर गया, कहाँ गया, क्या कुछ उसकी तहकीक भी करवाई, कुछ ऐसा पता नहीं चला, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की एक वजह है आपके पास। फेलियर टू मेंटेन फॉर 2 इयर्स, मेंटेनेंस मर्द ने जो है पूरी करनी होती है औरत के लिए, मेंटेनेंस का जो राइट है औरत का, मर्द ने अदा करना है 2 साल तक वो
कोई उसमें जो है वो पेशकदमी नहीं करता, उसे अदा नहीं करता। हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टिंग पोलोगैमियस मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर, के इसमें हमारे ये चीज हो पाई जाती है और कही जाती है कि जी जो मर्द है उसने अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली औरत से इजाजत ले। और इस्लाम के लिहाज से इसमें कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा पाया जाता है कि इस्लाम ने इस चीज को इजाजत का वर्ड तो यूज नहीं हुआ कुरान में कहीं भी, मेरे इल्म में नहीं गुजरा। हाँ, उसमें मर्द के ऊपर एक बाइंडिंग रखी गई है कि अगर वो समझता है कि वो दोनों में बराबर का कर सकेगा मामला, ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज वो समझता कि भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता बराबरी, तो फिर एक के साथ ही बेहतर सलूक करके उस चीज को, अपने रिश्ते को मूव ऑन करे। तो इजाजत वाला कंसेप्ट वहां पर नहीं है, ताहम यहाँ पर है, और बाकायदा तौर पर इसकी सजा भी है हमारे कानून में। और वो जो सजा है उसका जिक्र भी इसके अंदर है कि उसकी सजा मिलती है। इसे पोलीगैमस का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। हस्बैंड इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years, तो उसकी तकरीबन 7 7 साल तक उसकी सजा है अगर वो इस रिलेशन में जो है मुब्तला हो। हस्बैंड्स फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ओब्लिगेशंस फॉर 3 years, 3 साल तक उनके अंदर कोई इज़्वाजी रिश्ता नहीं बना और जो मर्द है वो इस चीज में फेल हो चुका है, तो भी ये काज है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। और इस तरह नॉर्मली आजकल बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं इस लिहाज से। उसके बाद है हस्बैंड्स कंटिन्यूड इम्पोर्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ द मैरिज, जब मैरिज हुई थी तो उस टाइम मर्द जो था वो तब से ही नामर्द था, और वो मामला चलता गया और वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुई, तो ये वजह भी बनती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। अम, इसके अलावा हस्बैंड इंसेनिटी फॉर 2 years और हिज सीरियस इलनेस, ये जो हस्बैंड है वो इनसेन है, वो पागल है और किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें 2 साल तक वो बिल्कुल सीवियरिटी में है। नॉर्मली ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वजह बनती है, लेकिन अक्सर जो वाइफ्स होती हैं क्या उसे कहते हैं, जैसे हम सिंसियरिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वो इस तरह से किसी को हालत में छोड़ के नहीं जाती अपने हस्बैंड को। तो बहरहाल ये एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के काज है कि अगर इस तरह से हो तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकती है। वाइफ एक्सरसाइजेस फॉर ऑप्शन ऑफ puberty इफ शी वाज कॉन्ट्रैक्टेड इनटू मैरिज बाय एनी गार्डियन बिफोर द एज ऑफ 16, यानी कि 16 साल की उम्र से पहले उसकी शादी करवा दी गई थी बच्ची की, और गार्डियन ने करवाई थी, और बच्ची को तो इस चीज का नॉलेज नहीं था और ना ये क्या एक्ट है, क्या इतनी नहीं समझ होती, ठीक है। तो ये इसमें चीज आ जाती है। हस्बैंड्स क्रुएलिटी, क्रूअल हस्बैंड है, क्या करता है, इंक्लूडिंग फिजिकल और अदर मिस ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ को वाइफ्स, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ को वाइफ्स। एक तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, मार धाड़ करता है, चीखता चिल्लाता है, फिजिकली सही रिलेशनशिप कायम नहीं करता, या किसी लिहाज से उसमें जो है वो औरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये सूरत आ जाती है। दूसरी है कि दो शादियां और अनइक्वल बिहेवियर करता है, तो ये भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वजह बनती है। फिर इसके अलावा एनी अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, और कोई और वजह जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वजूहात में से कहाँ वजह है और उसके ऊपर निकाह जो है वो तनसीख हो सकती है उसकी, तो वो भी इसके अंदर ऐड की जाती है। अब हमारा एक चीज ये आती है कि जब तो मर्द डाइवोर्स देता है, तलाक देता है, तो वो मेहर वापस नहीं ले सकता। लेकिन जब औरत खुला करती है, खुला के मामले को प्रोसीड करती है, तो उसे वो मेहर जो कि मर्द ने दिया होता है वो वापस करना होता है। हाँ, जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो वापस करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेहर है वो वापस करना होता है। इसको हम जरे खुला कहते हैं, यानी कि मर्द की तरफ से जो चीजें थी औरत के पास, ठीक है, और वो पॉसिबिलिटी है, अदालत भी समझती है कि भाई वापस करनी चाहिए क्योंकि सिर्कमस्टांसिस होते हैं ना, तो औरत जब नहीं करती, तो उसमें ये चीज है, इसका ये तो नहीं होता कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर इफेक्ट होगा या उसकी इनइफेक्टिव हो जाएगी खुला का जो मामला है, ऐसा नहीं है। वो तो प्रोसीड होगा, लेकिन मर्द जरे खुला का जो है अलहदा से दावा फाइल कर देगा फिर औरत के खिलाफ। तो ये नहीं हो सकता कि जरे खुला के बेस पे आप खुला की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको इनफेक्टिव कहें कि भाई इसने जरे खुला अदा नहीं किया, यानी कि मेहर नहीं वापस किया, तो ये खुला भी नहीं हुआ। तो खुला जो है उसकी प्रोसीडिंग्स पे इसका असर नहीं है, लेकिन फिर मर्द जो है उसकी अलहदा से प्रोसीडिंग्स करेगा, तो ये चीज इसके अंदर आती है।
अब ये सारे वो टॉपिक्स थे जो कि नॉर्मली जिसका जानना जरूरी है। जब हम प्रोसीडिंग्स इसकी अवेल करते हैं, या कोई तलाक देता है, या फिर दूसरी सूरत में औरत खुला लेना चाहती है, या जुडिशियल डाइवोर्स यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के थ्रू इस मामले को खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो ये फैक्ट्स और जो है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको कम से कम इस चीज के अंदर मद्देनजर रखना जरूरी है। अगर आप मद्देनजर नहीं रखते तो इसकी इनफेक्टिवनेस जो है वो काफी नुकसानात जो है वो आपके लिए क्रिएट कर सकती है, ना सिर्फ आपके पास्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, फॉर एग्जांपल के मेंटेनेंस के मामले को डील करने के लिए, पास्ट मेंटेनेंस को डील करने के लिए, और ना सिर्फ बल्कि अगले अगर जो है वो मामला चलाना है यानी कि औरत ने, तो अगर उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं होती, या उसके पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है ये अपनी जुडिशियल डिग्री के अलावा, तो फिर इनफेक्टिवनेस हो जाएगी। और उससे ये होगा कि उसका नेक्स्ट जो भी रिश्ता है वो उसके ऊपर एक इंटेरोगेशन मार्क रहेगा कि वो बाईगैमी में चला जाएगा, या जिना का उसके ऊपर चार्ज लग सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आपने जो है इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करनी है, तो बड़ा सोच समझ के हर एक नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए उससे रिलेटेड जो जो सी चीजें आपके पास मौजूद है उनको मद्देनजर रखते हुए से कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी फैमिली लॉ से रिलेटेड आजकल मैं डील कर रही हूँ, तो इसी के ऊपर बात होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करती रहूंगी आपके नॉलेज के लिए। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।